नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीकर फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज व्यावरण। आज हम देखेंगे कि मूल्य क्या होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब हम प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में जो मॉनेटरी कंसिडरेशन जो पे करते हैं, तो वो मॉनेटरी कंसिडरेशन जो पे किया जाता है वो मौद्रिक मूल्य जो होता है वो ही उसका मूल्य होता है। अब इसमें आता है कि ये तो हो गया मूल्य, पर इसमें आता है कि प्राइसिंग क्या है या मूल्य निर्धारण किया कैसे जाता है। तो मूल्य निर्धारण एक मैनेजरियल प्रोसेस है, तो जिसमें जो प्राइसिंग की जाती है उसके कुल मिलाकर के उद्देश्य क्या है और जो उपलब्ध जो उनका प्राइस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और कस्टमर्स हैं उनके द्वारा डिमांड क्या की जा रही, कितनी की जा रही है और सबसे बड़ा कि वो जो प्रोडक्ट है उसका मॉनेटरी प्राइस क्या है। और इसके अलावा वो जो कंपनी है जो कि प्राइसिंग कर रही है तो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके प्रोसीजर्स क्या है और प्राइस पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ क्या है। तो इन सभी का वो एक निर्धारण करता है। इसके बाद में वो डिफरेंट टाइप की जो मूल्य नीतियाँ हैं तो उन प्राइसिंग पॉलिसीज़ के आधार पर डिसाइड करता है कि उसको अपने प्रोडक्ट का मूल्य क्या रखना है। तो ये अपन ने देखा कि व्हाट इज़ द प्राइस एंड व्हाट इज़ द प्राइसिंग। नाउ वी स्टडी द प्रोसीजर ऑफ द प्राइसिंग। अब अपन देखते हैं कि कोई भी जब काम किया जाता है तो उसके पहले उसका एक प्लानिंग के अंतर्गत एक निश्चित तरीके से उसको कार्य किया जाता है। तो वो निश्चित तरीके से जब कार्य किया जाएगा तो वो किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्राइस निर्धारित करने के लिए जो मैनेजर्स हैं या हाई लेवल जो मैनेजमेंट सेक्टर है तो वो पहले ये देखेगा कि उनको जो अपनी प्राइसिंग पॉलिसीज़ है, कॉम्पिटिटिव की जो प्राइसेस है, तो उन सब के आधार पर और बाज़ार की जो परिस्थितियां हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाने वाली रिबेट कंसेशन क्या है, उसके ऊपर लगने वाले टैक्सेस के रेट्स क्या है, तो इन सबको वो ध्यान में रखेगा और ध्यान में रख कर के वो फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करेगा। तो इसको अपन कहते हैं प्राइसिंग। अब इसको है कि वो एक निश्चित तरीके से चलता है कि उस प्राइसिंग को किस तरह से डिसाइड किया जाए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि वो इसके लिए कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, कि अब वो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशंस हैं तो उन इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है। तो उन इन्फॉर्मेशन के बेस पर वो डिसाइड करता है कि उसको उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है। तो सबसे पहले तो उन इन्फॉर्मेशन वो देखेगा कि वो जो प्रोडक्ट जिसकी वो बाज़ार में प्रस्तुत करने जा रहा है या उसकी जिसका वो मूल्य निर्धारित करने जा रहा है तो उसकी एक्चुअल में कॉस्ट क्या है, मतलब उसके यहाँ पे जो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट लगभग उसकी क्या है। फिर इसके बाद में देखा गया कि जो कंज्यूमर्स हैं वो इसके लिए कितना पे कर सकते हैं और वो पे करके उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कितना हो सकता है। तो एक तो ये हो गया। फिर आ गया कि जो कंज्यूमर्स उसके लिए पे कर रहे हैं तो उनके लिए वो प्रोडक्ट कितना उपयोगी है, क्या उसका अधिक प्राइस भी यदि रखा जाए तो भी क्या वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार है या केवल उसके जो लो प्राइस पे ही वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार है। फिर देखेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं क्या वो भी वो प्रोडक्ट तैयार कर रही है, और यदि वो भी वो प्रोडक्ट तैयार कर रही है तो उनका प्राइस क्या है, उनकी प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या है, उनकी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स क्या है और अदर स्ट्रेटजीज उनकी सेल्स के बारे में किस तरह की है। इसी तरह से वो देखेंगे कि जो गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज़ है, टैक्सेशन पॉलिसी है वो क्या है, और यदि वो उसकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग है तो उसमें वो देखेगा कि उसमें जो इंटरनेशनल लेवल पर उस व्यापार की क्या शर्तें कंडीशंस है। तो इस तरह से वो देखेगा कि कुल मिलाकर के उसने सारा एस्पेक्ट को शामिल कर दिया और साथ में सप्लायर्स की भी कंडीशंस को शामिल करेगा कि सप्लायर्स किस कंडीशन पर किस तरह का उसको माल दे रहे हैं। तो इन सब
सब बातों को वो आधार बनाएगा और इन सब चीज़ों को वो जब कलेक्ट कर लेगा, तो कलेक्ट करने के बाद में तो वो कलेक्ट कर लेगा, फिर इसको वो एनालाइज करेगा। तो इसके पहले वो देखेगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी हो सकती है, तो उनका वो एस्टिमेट करेगा। अब उसको एस्टिमेट करने के लिए इस पर भी उसको मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो बाज़ार में उपभोक्ता है वो लगभग कितने मूल्य की आशा कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का कितना मूल्य होना चाहिए कि वो इस प्रोडक्ट को उस मूल्य पर खरीद सकते हैं। और उन्होंने जो पहला तो ये हो गया कि उपभोक्ता किस प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस प्राइस पर वो उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। फिर सेकेंड लेवल पे ये देखना कि उन्होंने जो वो प्राइस रखना चाह रहे हैं उस प्राइस पर उपभोक्ता कितनी वस्तु को खरीदने के लिए कितने उपभोक्ता तैयार हो सकते हैं। जैसे सपोज करें कि किसी भी जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस 100 रुपीज़ रखी, तो 100 रुपीज़ यदि रखी है तो उसकी एस्टिमेट लगाना कि उसके कंज्यूमर्स कितने हो सकते हैं। फिर यदि उसको 110 रुपीज़ रखा तो इसके कंज्यूमर्स कितने हो सकते हैं, कितनी डिमांड हो सकती है। और उसके यदि प्राइस को 90 रुपीज़ रखा तो उसकी जो कंज्यूमर की डिमांड है वो कितनी बढ़ेगी। तो इस तरह से वो देखना कि अपने को बल्क में यदि सेलिंग होती है और प्राइस कम रखा जाता है तो क्या उससे ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो रहा है, या प्राइस को ज़्यादा रख के कम क्वांटिटी में यदि माल को सेल किया जा रहा है तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से वो डिसाइड करेंगे कि उनका इसका कि प्रोडक्ट की डिमांड के बेस पे कि उसकी प्राइसिंग क्या रखनी है। अब अपन थर्ड स्टेप पे देखेंगे एस्टिमेटिंग एंड एनालाइजिंग कंपटीशन। अब इसमें अपन देखते हैं कि जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है, पर केवल डिमांड अपन अकेले मार्केट में नहीं है बल्कि उसमें कंपटीशन है। अब कंपटीशन एक तो परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है और एक गला काट कंपटीशन हो सकता है। तो यदि कट थ्रोट कंपटीशन है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करनी पड़ेगी कि उसको किस तरह से अपना माल उस मार्केट में बेचना है और उसके लिए उसे प्राइसिंग क्या रखनी है। तो इसमें सबसे पहले अपन को देखते हैं कि उसकी प्रतिस्पर्धा जो है वो किस प्रकार की प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या मार्केट में जो अदर प्रोडक्ट्स हैं तो जो कंपटीटर्स के पास में वो सेम ऐसे ही प्रोडक्ट हैं क्या, और दूसरा कि उससे कुछ मिलते जुलते प्रोडक्ट हैं, और तीसरा होगा कि उस प्रोडक्ट के स्थान पर वो किसी अन्य प्रोडक्ट को भी काम में ले सकता है, मतलब वो उसका स्थानापन्न प्रोडक्ट हो सकता है। और एक फिर वो बाद में देखेंगे कि वो यदि इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं तो क्या वो इसके स्थान पर कैसे कोई अन्य प्रोडक्ट कर सकते हैं, या उनका जो ये नीड है ये इस डिमांड को वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन भी कर सकते हैं क्या। तो इन सारी बातों पर वो विचार करेंगे और उस विचार करके वो डिसाइड करेंगे कि वो अपनी प्राइसिंग क्या रखें। अब जो वो प्राइसिंग रख रहे हैं तो कॉम्पिटिटर्स का जो रिएक्शन है वो कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत तुरंत रिएक्शन हो जाता है, और कई बार कॉम्पिटिटर्स वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में रहता है। तो जब तुरंत रिएक्शन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वेट एंड वॉच वाली जो पोजीशन होती है उसमें तो वो पक्षकार भी उस समय तक अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज करने के लिए उसके पास में टाइम होता है। परंतु जब वो तुरंत, जैसे कई बार सपोज करिए कि जो कॉम्पिटिटर है उसके पास में फिनेंशियल सेलिंग टीम, मतलब उसके कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उस कंडीशन में वो कर सकता है कि अपनी प्राइस को, उस प्रोडक्ट की प्राइस को एकदम से कम कर देना, और जब उस प्राइस को एकदम से कम कर देगा तो क्या होगा, मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी, या फिर वो कोई भी ऐसी सेल्स स्ट्रेटजी निकाल दें कि उसके कारण से उसकी प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। जैसे आप देखते हो कि बाई 1 गेट 2, बाई 1 गेट 4। तो इस तरह से अब सपोज करिए कि आपने टूथपेस्ट खरीदा तो टूथपेस्ट का आपको बाई 1 गेट 2 वाला आ गया और वो भी बड़े पैकिंग में आपको मिल रहा है।
तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है टूथपेस्ट कि उसको एक लिमिट से ज़्यादा काम में नहीं लिया जा सकता है। तो अब जब 2 टूथपेस्ट उसके पास आ गई किसी कंज्यूमर के पास में, तो वो उसको लगातार उपयोग करेगा, तो जब तक वो उसकी ख़त्म नहीं होती है तब तक वो दूसरे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो इस तरह की भी कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रैटेजी उसके सामने आ सकती है, तो उसे इन सब बातों के लिए तैयार रहना होगा कि इस पोजीशन में वो क्या अपनी स्ट्रैटेजी ला सकता है। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धियों की उनकी एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट क्या हो सकती है, उनकी जो बाज़ार शेयर है वो कितना है, तो इन सब को आधार बना करके फिर उसको डिसाइड करना होगा कि वो उनका सबको एस्टिमेट करे और एनालाइज करे कि कॉम्पिटिटर्स किस तरह के हैं, उनके रिएक्शन किस तरह के हो सकते हैं। इसके बाद में आता है कि इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब सबसे बड़ा रोल जितना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का होता है उतना ही रोल इंटरनल एनवायरनमेंट का भी होता है। तो उसे इसको कोई भी प्राइसिंग डिसाइड करने से पूर्व अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी पूरा ध्यान से देखना चाहिए। अब उसको कि उस संस्था के पास में जो रिसोर्सेज हैं वो कितनी मात्रा में है, और वो यदि अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहता है तो बढ़ाने पर उसके पास में इतने रिसोर्सेज हैं क्या। अब इन रिसोर्सेज में टेक्निकल इंजीनियरिंग रिसोर्सेज भी आ सकता है, ज़मीन भी आ सकती है, तो इन कर्मचारी भी आ सकता है। चलो कर्मचारी को वो अपॉइंट कर सकता है, परंतु ज़मीन, भूमि, मशीनें, इन सब को लेने के लिए उसे एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ेगी। और उसके साथ में उसके पास में रॉ मटेरियल क्या इतना अवेलेबल है, वो जिस क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहता है क्या वैसा रॉ मटेरियल उसको मिल रहा है। तो उसको ये देखना होगा कि जितने भी आंतरिक घटक हैं ये सारे इंटरनल रिसोर्सेज उसके लिए फेवरेबल है या नहीं है। तो यदि वो फेवरेबल है तो वो बाज़ार में अपने हिसाब से अपना मूल्य डिसाइड कर सकता है, परंतु फिर भी उसको कॉम्पिटिटर्स जो है उसको तो ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि कंसिडरिंग मार्केट कंपोनेंट। अब इसमें अपन देखेंगे कि जो मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट है, तो मार्केटिंग मिक्स में मैंने आपको बताया था प्राइस, प्लेस एंड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इन चारों को अपन शामिल करते हैं। तो चूँकि प्राइसिंग तो अपन कर ही रहे हैं, तो उसको 3 जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, तो इन तीनों फैक्टर्स पर उसे विचार करना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट किस तरह का है और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट के बारे में देखेगा। तो प्रोडक्ट में अपन देखते हैं कि उसका प्रोडक्ट है, सपोज करिए कि ऐसी प्रकृति का है जो कि नाशवान है। तो अब जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं जो कि कुछ समय तक ही रह सकती है, और इस तरह का है कि जो कि स्थायी प्रकृति का है, तो उस कंडीशन में उसकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो अलग तरह की होगी। उसका प्रोडक्ट लग्जरी आइटम है या नेसेसिटीज से रिलेटेड है, तो उसको इन सबको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी में आता है, और उसके बाद में वो डिसाइड करेगा कि उसको अपनी प्राइसिंग क्या करनी है। अब सपोज करिए कि मैंने आपको बताया कि यदि उसका प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स वगैरह है, तो उसकी डिमांड उसको मार्केट से उसकी जो प्राइस है वो जो उस स्थान का जो मार्केट है उसके साथ में उसको चलना पड़ेगा। परंतु जो फिक्स्ड सामान है या वो जो टिकाऊ सामान है जो कि लंबे समय तक चल सकता है, जैसे स्कूटर है, फ्रिज है, टीवी है, तो इनको वो कुछ समय तक रख सकता है कि इसकी प्राइस के लिए वो इसके लिए वो वेट कर सकता है कि वो उसकी प्राइस बढ़ेंगे तो उसके पास में जो कस्टमर्स हैं वो आएंगे। परंतु इसका भी एक अपन नेगेटिव एस्पेक्ट यदि देखते हैं तो इसका भी आता है कि कई बार वो इसके लिए वेट करता है कि कस्टमर्स उसके पास आ जाएंगे अधिक प्राइस पे भी, परंतु कई बार इनकी फैशन में तेज़ी से चेंज आता है, इसकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है। तो जब टेक्नोलॉजी में यदि चेंज आ जाता है तो वो जो पुराना प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो जाता है। तो आउटडेटेड होते ही वो
उसका प्राइस एकदम से कम हो जाएगा। तो उसको आप देखते हो कि कई बार आप सेल वगैरह देखते हो तो वो सेल के माध्यम से उसको निकालना पड़ेगा, तो उसकी प्राइस और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसी तरह से उसको अपना बाजार अंश निर्धारित करना होगा, कि उसको देखना होगा कि उसके प्रोडक्ट के नेचर किस तरह का है और उसका बाजार का उसका अधिकार कितना है, तो उसके आधार पर वो डिसाइड करेगा। फिर है सेलेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। अब उसको है कि यदि लग्जरी आइटम है तो उसके हिसाब से उसको प्राइसिंग पॉलिसी और स्ट्रेटजी लेनी होगी। यदि नेसेसिटीज़ का आइटम है तो उसके हिसाब से उसको लेनी पड़ेगी, उसके प्राइस कम रखने पड़ेंगे। और ये सब जब वो डिसाइड कर लेगा तो उसको सेटिंग द प्राइजेस, तो उसको वो अपना मूल्य निर्धारण करना पड़ेगा। तो इन सब जो फैक्टर्स जो अपन ने पढ़े, इन सब स्टेप से गुजर करके वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेगा। और जब वो प्राइस डिसाइड कर लेगा और जब मार्केट में उतरता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सारी चीज़ें पॉजिटिव ही मिले, इतना सब कुछ करने के बाद भी तो उसको फॉलो अप करना पड़ेगा कि यदि उसकी सेल्स सही हो रही है तो किसके कारण से हो रही है, और यदि उसकी सेल्स सही नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो इसके लिए उसको कॉम्पिटिटर्स की, इसके साथ में कस्टमर्स की, जो मीडिएटर्स हैं उनकी, और इन सब की, और जो विक्रेता है इन सब की जो रिएक्शंस हैं, इन सबको उसे मालूम करना होगा। उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को वापस उसको फॉलो करके वापस उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सेम इसी प्रोसीजर से उसको वापस गुजरना होगा। थैंक यू।